शाम के करीब 7 बजे का समय था। गांव के दो युवक चाय की टपरी के सामने आग ताप रहे थे। उन दिनों गांवों की ठंड आज की तुलना में कहीं ज्यादा कड़ाके की हुआ करती थी। अरे भाई, आज नहर पर मछली पकड़ने नहीं गया क्या? अरे यार, इतनी ठंड में कौन जाएगा? ऊपर से उस नहर के पास जाने में भी डर लगता है। हाँ, बात तो सही है। कहते हैं रात के समय वहां किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के स्कूल के शिक्षक रमेश शर्मा जी अपनी साइकिल से वहां आ पहुंचे। अरे देख, शर्मा जी आ गए। अरे शर्मा जी, आइए बैठिए। शर्मा जी ने अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी की और आकर आग के पास बैठ गए। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा आज तुम लोग मछली पकड़ने गए हो। नहीं शर्मा जी, वह जगह तो अभिशप्त मानी जाती है। हाँ, वहां रात में जाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। शर्मा जी, आपके साथ भी तो स्कूल के दिनों में एक अजीब घटना हुई थी। हाँ, आपने एक बार सुनाई थी। आज भी याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शर्मा जी, आज फिर से सुनाइए ना। अच्छा, ठीक है। अगर तुम दोनों सुनना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें वह घटना फिर से सुनाता हूं। यह घटना आज से करीब 17 साल पहले की है। उस समय मेरी उम्र 23 साल थी। मैं अपनी अंतिम परीक्षा देकर अपने गांव लौट रहा था। दोस्तों के साथ थोड़ी देर रुक जाने की वजह से काफी देर हो चुकी थी। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तब शाम के लगभग 7 बज चुके थे। पूरा स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। उस इलाके के बारे में लोगों का मानना था कि रात होने के बाद वहां रुकना ठीक नहीं होता। शायद यही वजह थी कि प्लेटफॉर्म पर गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। मैं अपने डिब्बे में जाकर खिड़की के पास बैठ गया और उसके चलने का इंतजार करने लगा। बाहर मौसम तेजी से बिगड़ता जा रहा था। आसमान में काले बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी मेरा मोबाइल बजा। मां का फोन था। हाँ माँ। बेटा, कहाँ हो? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे? माँ, मैं अभी ट्रेन में बैठा हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? आज आखिरी पेपर था ना, इसलिए दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने में देर हो गई। बेटा, रात हो जाएगी। अगर हो सके तो आज कहीं रुक जाना और सुबह घर आ जाना। अरे माँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मां चाहती थीं कि मैं रास्ते में कहीं रुक जाऊं, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं सुरक्षित और जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। फोन कटते ही न जाने क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आया। बेटा, अगर हो सके तो कुछ पैसे दे दो। चाचा, आप तो अच्छे घर के लगते हैं, फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? बेटा, जिस जगह जाने की सोच रहे हो वहां मत जाना। जो भी उस रास्ते पर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। उनकी बात सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक पल के लिए मैं बिल्कुल चुप रह गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाइए, यहां से मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने खुद को समझाया कि शायद वह कोई सनकी आदमी होगा। कुछ देर बाद ट्रेन ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली। पूरे डिब्बे में मेरे अलावा कोई भी यात्री नहीं था। सफर के दौरान ट्रेन कभी बहुत धीमी हो जाती तो कभी अचानक तेज दौड़ने लगती, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अचानक ट्रेन एक सुनसान जगह पर आकर रुक गई। खिड़की के बाहर सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। उसी समय एक बेहद खूबसूरत युवती डिब्बे में चढ़ी। उसके अंदर आते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका पूरे कोच में फैल गया और न जाने क्यों मेरा दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। भाई साहब, क्या ये ट्रेन भैरवपुर जाएगी? हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ, कम से कम कोई अपना सा इंसान तो मिल गया। अकेले सफर में अगर कोई जान पहचान का मिल जाए तो डर थोड़ा कम हो ही जाता है। बिल्कुल, रात का सफर वैसे भी आसान नहीं होता। ये ट्रेन आखिर कब चलेगी? जब से बैठी हूँ बस रुक रुक कर ही चल रही है।
अब तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। उम्मीद है सुबह होने से पहले घर पहुंच जाएं। वैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं शिवनगर से आ रहा हूँ। आज मेरी अंतिम परीक्षा थी। अच्छा, इसलिए इतनी देर हो गई। इतने में ट्रेन ने फिर से रफ्तार पकड़ ली। बातचीत में मैं यह पूछना ही भूल गया कि वह लड़की इतनी सुनसान जगह से आखिर आई कहां से थी। जब ट्रेन जंगल के बीच रुकी थी तभी वह अचानक डिब्बे में छड़ी थी। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगी। पूरे डिब्बे में सिर्फ हम दोनों ही थे। कहते हैं किसी इंसान की खूबसूरती देखकर उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, शादी तो हुई थी, लेकिन मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मुझे यह नहीं पता था। माफी किस बात की? इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। उसकी आंखों में जरा भी दुख नहीं था। उल्टा उसके चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसे देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रेन कभी धीमी पड़ती तो कभी अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगती। करीब 3 घंटे बाद रात लगभग 2:30 बजे वह एक बार फिर झटके से रुक गई। तभी पूरे डिब्बे में लाउडस्पीकर की आवाज गूंजी। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि तकनीकी खराबी के कारण यह ट्रेन फिलहाल आगे नहीं जा सकती। हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब इतनी रात में कहां जाएंगे? बेहतर होगा सुबह होने का इंतजार करें। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। कौन जाने ट्रेन कब चले। तो क्या तुम इतनी रात में जंगल के रास्ते पैदल जाओगी? हाँ, यहाँ से भैरवपुर बस 2 घंटे की दूरी पर है। लेकिन रात काफी हो चुकी है, ऊपर से घना जंगल, यह ठीक नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप यहीं रुक जाइए, मैं अकेली चली जाऊंगी। कुछ पल सोचने के बाद मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। वैसे भी हमें एक ही जगह जाना है। ट्रेन से बाहर निकलते ही मेरा दिल बैठ गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मौसम किसी बड़े तूफान का संकेत दे रहा हो। मैंने फिर कहा, मौसम लगातार खराब हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस समय आगे बढ़ना सही होगा। डर लग रहा है तो आप वापस लौट जाइए, मैं तो जाऊंगी। अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके साथ आगे बढ़ गया। चारों ओर घना अंधेरा था। आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और जंगल की रहस्यमयी खामोशी दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की मोटी मोटी बूंदें शरीर पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक टूटी फूटी चाय की टपरी दिखाई दी। हम दोनों वहीं रुक गए और बारिश थमने का इंतजार करने लगे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ बारिश की आवाज और जंगल से आती अजीब अजीब ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। उसी दौरान मुझे बार बार महसूस होने लगा कि लड़की मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है। उसके चेहरे की रहस्यमयी मुस्कान मेरे मन में बेचैनी और डर दोनों बढ़ाती जा रही थी। वैसे आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं, और इतनी रात में आप आखिर कहां से आ रही हैं? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? ये सफर खत्म होने के बाद शायद हमारी दोबारा कभी मुलाकात भी ना हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रहा। फिर मैंने पूछा, ठीक है, नाम मत बताइए, लेकिन यह तो बता सकती हैं कि भैरवपुर किस काम से जा रही हैं? मेरे पति उसी गांव के रहने वाले थे। आज उनकी बरसी है, इसलिए वहां जा रही हूँ। वह बिना कुछ बोले बस हल्की सी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद बारिश थम गई, लेकिन पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। हम फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हमारे कदम जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा और भी घना होता जा रहा था। गांव वालों की कही बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थीं। जो भी रात के समय इस जंगल से होकर जाता है, वह कभी भैरवपुर नहीं पहुंचता। तभी मेरी नजर अचानक सामने पड़ी। अंधेरे के बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जो रेलवे स्टेशन पर मुझसे मिला था। उसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हैरानी से पूछा, अरे, आप वही हैं ना जो स्टेशन पर मिले थे? नहीं बेटा, लगता है तुमने किसी और को देखा होगा।
नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। आप ही तो थे जो मुझसे पैसे मांग रहे थे। अरे नहीं, तुमसे जरूर कोई भूल हुई है। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। एक तरफ यह रहस्यमयी लड़की और दूसरी तरफ घने जंगल के बीच अचानक फिर से दिखाई दिया वही बुजुर्ग। बाबा, भैरवपुर जाने का रास्ता किधर है? इसी रास्ते सीधे चले जाओ, मंजिल मिल जाएगी। इसके बाद हम दोनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि क्या उस बुजुर्ग ने हमें सही रास्ता बताया है। हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। जंगल के अंदर जाते ही कभी भेड़ियों के गुर्राने की आवाज सुनाई देती तो कभी उल्लू की डरावनी चीखें सन्नाटे को और भयावह बना देती। तभी अचानक फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही कदम आगे का रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। हम उसके बाहर खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगे। अचानक जंगल की गहराइयों से किसी औरत के रोने और एक छोटे बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वह आवाज मेरे कानों तक पहुंची, मेरा गला सूख गया और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने घबराकर पूछा, तुम्हें भी ये आवाजें सुनाई दे रही हैं? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। लेकिन इतनी रात को इस घने जंगल में कोई औरत कैसे हो सकती है? एक बार चलकर देखते हैं। क्या पता सचमुच किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। मैं दुविधा में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ जाना सही होगा या नहीं। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी और चारों तरफ पानी की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थीं। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। पूरे जंगल में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों सावधानी से उन आवाजों का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर जाने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हवा में एक तेज सड़ी हुई बदबू फैलने लगी, मानो कोई जानवर कई दिनों से मरा पड़ा हो। उसी समय पायल की छन छन और भी साफ सुनाई देने लगी। ऊपर आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी और हर चमक के साथ जंगल का डरावना चेहरा कुछ पल के लिए नजर आता। मेरा डर अब बेकाबू हो चुका था। मैंने घबरा कर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लड़की वहां थी ही नहीं। वह बिना किसी आहट के अचानक गायब हो चुकी थी। अगले ही पल चारों दिशाओं से एक साथ औरत के रोने, बच्चे के चीखने और पायल की तेज छन छन की आवाजें गूंजने लगीं। मैं अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगा। भागते भागते रास्ते में मुझे एक बार फिर वही रहस्यमयी बुजुर्ग दिखाई दिए, लेकिन इस बार मैं बिना रुके उन्हें अनदेखा करके आगे दौड़ता चला गया। तभी अचानक फिर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते मैं उस आवाज की तरफ बढ़ा। पास पहुंचकर देखा तो एक पेड़ के नीचे वही लड़की बैठी रो रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मेरी बात पूरी होते ही वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी और वह अपने असली रूप में आ गई। यह नजारा देखते ही मेरी रूह कांप उठी। मैंने तुरंत बजरंगबली का नाम लिया और बिना पीछे देखे अंधेरे जंगल में पूरी ताकत से भागने लगा। मैं लगातार भागता रहा। जब मेरी आंख खुली तब अगली सुबह मैं बेहोशी की हालत में रेलवे स्टेशन के पास पड़ा मिला। मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका था, हाथ पैर सुन्न थे और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। गांव वालों ने मुझे देखा और तुरंत घर पहुंचाया। घर पहुंचते ही मैंने माँ को रात की पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उसी दिन मैंने मन ही मन कसम खा ली कि अब कभी रात के समय अकेले सफर नहीं करूंगा। लेकिन शर्मा जी, वह रहस्यमयी बुजुर्ग आखिर था कौन? आज तक मैं भी नहीं समझ पाया कि वह कौन था। हो सकता है वह उसी आत्मा का कोई छलावा रहा हो सकता है, लेकिन एक बात मत भूलो, उसने मुझे पहले ही उस सफर पर न जाने की चेतावनी दी थी। अगर वह बुरा होता
तो शायद मुझे बचाने की कोशिश कभी नहीं करता। आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर उठ रही थीं और तीनों चुपचाप उन्हें देखते रहे। उस रात के बाद किसी ने भी उस जंगल का नाम तक लेने की हिम्मत नहीं की।